नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सीखने के वक्र। इस टॉपिक में हम सीखने के जो वक्र हैं उनका अर्थ समझेंगे, उनकी अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखेंगे, फिर इस सीखने के वक्र की विशेषताएं देखेंगे, सीखने के जो पठार होते हैं वो देखेंगे और उन पठारों को की समस्याओं का हल कैसे किया जाता है वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक आपके सामने हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये पीडी पाठक द्वारा रचित पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, उससे ये टॉपिक लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सीखने के वक्र का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। हम अपने जीवन में अनेक नई बातें, नए कार्य और नए विषय सीखते रहते हैं। जिस प्रकार कार चलाना, अंग्रेजी पढ़ना, चित्र बनाना, ये सभी क्या है, नए कार्य हैं। तो ये हम क्या करते हैं, सीखते हैं। हमारी इन सब कार्यों को सीखने की गति आरंभ से लेकर अंत तक एक सी नहीं होती है। शुरू में हम कोई कार्य सीखते हैं तो वो उसमें टाइम लगता है और जैसे ही हम उस कार्य को पूर्ण सीख लेते हैं तो हमारा वो टाइम जो है वो कम होता जाता है। तो इसकी गति एक सी नहीं होती है, वह कभी तो तेज़ हो जाता है और कभी धीमा होता है। यदि हम अपनी सीखने की इस गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा के रूप में वो प्रकट हो जाएगा। इसी वक्र रेखा को सीखने का वक्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा, इसका अर्थ समझें तो वो है सीखने का वक्र मतलब सीखने में होने वाली उन्नति या फिर अवनति। उन्नति तो होता है अग्रसर होना और अवनति होता है उसका पतन, उसको व्यक्त करता है। मतलब उन्नति में तो वक्र बढ़ता है और अवनति में वक्र घटता है। तो ये सब इसके अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। फिर गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र की परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि सीखने के वक्र जो हैं ये अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करना ही सीखने का वक्र कहलाता है। फिर सीखने का वक्र मतलब वक्र व सीखने की विशेषताएं क्या होती है वो हम देख लेते हैं। मनुष्य के सीखने के संबंध में अनेक प्रयोग करके वक्र तैयार किए गए हैं। इनका अध्ययन करने से सीखने की क्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हमें ज्ञात हुई हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है सीखने की उन्नति। सीखने के वक्र को मोटे तौर पर 3 भागों या फिर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रारंभिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था और अंतिम अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में सीखने की उन्नति के विषय में स्टुअर्ट एंड ऑकडन महोदय ने लिखा है कि उन्नति की गति जो है वो कभी भी समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। अंतिम अवस्था की तुलना में जो शुरुआती व्यवस्था है उसमें उन्नति की जो गति होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो शुरुआत में हम पूरी लगन से उस कार्य को करते हैं और धीरे धीरे जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो हम उस कार्य को धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। ये सब बताया है स्टुअर्ट व ऑकडन महोदय ने। दूसरी विशेषता है प्रारंभिक अवस्था। आरंभ में सीखने की गति साधारणतः तेज होती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि शुरुआत में ये तेज हो। गेट्स एंड अदर महोदय का मत है कि सीखने की प्रारंभिक गति बहुधा तेज होती है, पर
इसको किसी भी दशा में सीखने की सार्वभौमिक विशेषता नहीं कहा जा सकता। फिर सीखने की गति जो होती है वो अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि सीखने वाले की रुचि, सीखने वाले की प्रेरणा, उसकी जिज्ञासा, उत्साह या कार्य का पूर्व ज्ञान, या फिर कार्य की सरलता या जटिलता। तो ये सभी बातें जो है वो सीखने की गति पर निर्भर रहती हैं। कुछ कार्यों में सीखने की प्रारंभिक गति जो है वो अनिवार्य रूप से धीमी होती है और कुछ में ये तेज होती है। इसको हम उदाहरण के रूप में देखें कि बालक पढ़ना सीखने और वेश की कठिन विदेशी भाषा सीखने की गति जो होती है वो धीमी होती है। इसके विपरीत नृत्य में सीखने की प्रारंभिक गति जो होती है वो तेज होती है, क्योंकि सीखने वाले को शरीर का संतुलन करना आता है। इसी प्रकार जो बालक अंकगणित सीख चुके हैं, अंकगणित मतलब संख्याओं का ज्ञान, उनकी बीजगणित सीखने की गति होती है वो तेज पाई जाती है। फिर अगली अवस्था है मध्य अवस्था। जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता जाता है वैसे ही वह सीखने में उन्नति करता जाता है, मतलब वो आगे बढ़ता जाता है। पर उसकी उन्नति का रूप स्थायी हो ये कभी ज़रूरी नहीं है। कभी वह उन्नति करता हुआ हमें दिखलाई पड़ता है और कभी वो हमें अवनति मतलब पतन की ओर जाता हुआ दिखलाई पड़ता है, मतलब धीमे उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। इसके संबंध में स्किनर महोदय ने लिखा है कि सीखने में प्रतिदिन चढ़ाव उतार आता रहता है, पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति जो है वो एक निश्चित दिशा में ही होती रहती है। इस अवस्था में सीखने की क्रिया में अवनति होने के कारण सिरदर्द, लापरवाही, रात्रि जागरण, शक्ति का अभाव, ध्यान का विचलन और आवश्यकता से अधिक विश्वास, तो ये सीखने की पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिसके कारण हमें सीखने में रुकावट उत्पन्न होती है। फिर सीखने का जो वक्र है उसकी अंतिम अवस्था कौन सी है? जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती जाती है वैसे ही सीखने की गति जो है वो धीमी होती जाती है। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति सीखने की अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। इस सीमा के संबंध में गेट्स व अदर महोदय ने लिखा है कि सिद्धांत रूप में तो सीखने में उन्नति की पूर्ण सीमा संभव है, पर व्यवहार में वह शायद कभी भी प्राप्त नहीं होती। फिर हम देखेंगे सीखने के पठार मतलब रुकावट कौन कौन सी होती हैं। पहला है पठार का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे ये पठार होता क्या है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तब हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। हमारी उन्नति जो है वो कभी तो कम हो जाती है और कभी वो तेज हो जाती है। कुछ समय के बाद एक ऐसा अवसर आता है जब हमारी उन्नति जो होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, ना तो तेज होती है ना धीमी होती है, वो रुक जाती है। सीखने में इस प्रकार की जो अवस्था आती है उसी को सीखने में पठार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको समझें तो सीखने के वक्र में एक ऐसी अवस्था रहती है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय सीधी चलती रहती है। ऐसे एक वक्र रेखा है, उसको हम ऊपर की ओर जाएं तो उन्नति, नीचे की ओर जाएं तो पतन। तो ये अवस्था क्या है, ये एकदम सीधी चलती रहती है, जिसको पठार कहा जाता है। ग्राफ पेपर पर इस एक से या सपाट स्थान को ही सीखने का पठार कहा जाता है। फिर है पठार की परिभाषा। रोस महोदय ने पठार की परिभाषा देते हुए कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है वो है पठार। ये उस अवधि को प्रकट करते हैं जब सीखने की क्रिया में किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती है। तो आप
यहाँ देखोगे सीखने के दो पठार हैं। यहाँ सीखने के पठार, सीखने की मात्राएं यहाँ दे रखी हैं इस चित्र में। फिर है पठार कब, कितने व कब तक रहते हैं। सीखने में पठार कब या कितने समय के लिए आते हैं, इसमें कोई समय निश्चित नहीं होता है। एक व्यक्ति के सीखने में जल्दी, जबकि दूसरे व्यक्ति के सीखने में उसी कार्य को देर से वो सीख पाता है। कि एक व्यक्ति तो उस कार्य को जल्दी सीखता है और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बहुत देर से सीखता है। इसका कारण यह है कि पठार जो होते हैं वो निश्चित अवस्थाओं के बाद आते हैं। इन अवस्थाओं पर पहुंचने का विभिन्न व्यक्तियों का समय जो होता है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। ये अवस्थाएं कब आती हैं, इसके विषय में रेक्स एंड नाइट महोदय का कथन है कि उन्होंने इसके संबंध में कहा है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुँच जाता है और दूसरी अवस्था में वो प्रवेश करता है। मतलब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर तो पहुंच जाएगा और उस अवस्था में वो सीखने के बाद में जैसे ही अगली स्टेज में जाता है, वही क्या है, सीखने का पठार है। उक्त मत को हम टाइप सीखने वाले का उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब जो टाइपिंग सीखते हैं, ऐसा व्यक्ति पहले अक्षरों को सीखता है, फिर शब्द बनाने सीखता है, फिर शब्द समूह बनाता है और अंत में वो पूरी पंक्तियों को टाइप करना सीख जाता है। इनमें से पहली अवस्था पर पहुंचने के बाद वह दूसरी में पहुंचेगा और दूसरी अवस्था कंप्लीट करने के बाद में वो तीसरी में प्रवेश करता है। अतः इन दोनों अवस्थाओं के बाद उसके सीखने के पठारों का आना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार पठार जो है वो सीखी जाने वाले कार्यों की अवस्थाओं के अनुपात में पाए जाते हैं। पठार कब तक रहते हैं, दूसरे शब्दों में व्यक्ति की सीखने की क्रिया कितने समय तक उन्नति उसमें नहीं होती है। इसका उत्तर देते हुए सोरेनसन महोदय ने लिखा है कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या फिर कुछ महीनों तक रहते हैं। फिर है पठार जो होते हैं उनके क्या कारण होते हैं। जो सीखने में पठार प्रकट होते हैं वो किस कारणों से प्रकट होते हैं। पहला है सीखने की अनुचित विधि। पठारों का पहला कारण है सीखने की अनुचित विधि। मतलब उंगलियों की सहायता से गिनना, लिखने में कलम को कसकर पकड़ना और प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर पढ़ना, ये सभी विधियां जो हैं ये अनुचित मानी जाती हैं और सीखने की प्रगति को रोककर पठार बना देती हैं। दूसरा कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। पठारों का दूसरा कारण होता है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होना। जब टाइप करने वाला अक्षरों का अभ्यास करने के बाद शब्दों का अभ्यास करना शुरू करता है, तब उसकी टाइप करने की पुरानी आदतों और निर्माण की जाने वाली नई आदतों में संघर्ष शुरू हो जाता है। पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण नई आदतों के निर्माण में बाधा डालती हैं। फलस्वरूप सीखने में पठार आ जाता है। तीसरा कारण है कार्य की जटिलता। मतलब सीखे जाने वाले कार्य में आने वाली जटिलता भी पठार का कारण माना जाता है। बालक को जोड़ सीखने में कम और बाकी सीखने में अधिक और गुणा सीखने में उससे अधिक कठिनाई अनुभव होती है। अतः जब वह सरलता से कठिनाई या जटिलता की ओर बढ़ता है, तब उसके सीखने के कार्य में शिथिलता आ जाती है और वो पठार का निर्माण कर देती है। अगला कारण है जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना।
ये चौथा पठार का प्रमुख कारण माना जाता है कि किसी जटिल कार्य में केवल एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वायलिन बजाना सीखते समय अपना संपूर्ण ध्यान जो है वो कमान को चलाने पर ही केंद्रित रखता है और उंगलियों को चलाने, वायलिन को ठीक से पकड़ने एवं ताल ठीक करने की ओर उसका ध्यान उस और वो अपना ध्यान नहीं दे पाता है, तो कुछ समय के बाद उसकी सीखने की प्रगति जो है वो रुक जाती है और वो पठार का निर्माण कर देती है। स्टीफेंस महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है और बाकी के जो दूसरे पक्ष हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है तो सीखने में पठार उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रमुख कारण है शारीरिक सीमा। पठार का पांचवा कारण शारीरिक सीमा को माना जाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए रायबर्न महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अधिकतम कुशलता होती है जिससे आगे वह नहीं बढ़ पाता है। इसको शारीरिक सीमा कहा जाता है। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच जाता है तब उसके सीखने में पठार बन जाता है। फिर अगला कारण है जिसमें अन्य कई कारण आ जाते हैं। वो हैं, एक तो पहला है परिपक्वता का अभाव, दूसरा है सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन, तीसरा है कार्य के किसी महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता, चौथा है रुचि, ज्ञान, समय, प्रेरणा, जिज्ञासा और उद्देश्य का अभाव, पांचवा है थकान, निराशा, उदासीनता, अस्वस्थता, उत्साहहीनता, दूषित वातावरण और पारिवारिक कठिनाइयाँ। फिर है पठारों का निराकरण, मतलब जो पठार आते हैं उनको दूर करने के उपाय क्या होते हैं। पठार सीखने वाले की उन्नति में बाधा डालते हैं और उसके समय को नष्ट करते हैं। अतः कुछ लोगों का विचार है कि पठारों को समाप्त ही कर देना चाहिए। इसके संबंध में सोरेनसन महोदय ने लिखा है कि शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, पर इसकी संख्या और अवधि को कम जरूर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। वो सुझाव नीचे आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कार्य सीखने वाले को प्रेरणा, दूसरा है कार्य को सीखने की उचित विधि, तीसरा है कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद में विश्राम, चौथा है सीखे जाने वाले कार्य की उचित वातावरण में व्यवस्था। तो इस प्रकार सीखने के जो वक्र हैं, पठार हैं, उसका अध्ययन हमने आज कर लिया है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।